नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप आरएससीआईटी की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम आने वाली दोस्तों, कुछ ही दिन बच रहे हैं बस। तो अब मैं चाहता हूं कि क्लास आपके लिए और इम्पोर्टेंट साबित होगी इस एग्जाम के लिए। तो इस क्लास के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन है, मतलब 25 क्वेश्चन की क्लास लेके आ रहा हूँ बार बार आपके लिए। तो इस क्लास के अंदर ही 25% है और 25 एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर देंगे साथ साथ में मेरे। ठीक है, तो जो बच्चे साथ साथ में आंसर देंगे उनसे बात कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये आंसर है ना एकदम रट जाएंगे और एग्जाम में आप इनको गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न किस किस बच्चे का ठीक होता है आज की क्लास में से। तो पहला प्रश्न है, एक कार्यालय में कर्मचारी एक्सेल में डेटा एंट्री कर रहा है। वह चाहता है कि किसी सेल में केवल 1 से 100 के बीच अंक दर्ज हो सके। इसके लिए कौन सी सुविधा उपयोगी होगी। मतलब एक कार्यालय में कर्मचारी एक्सेल में डेटा एंट्री कर रहा है। वह चाहता है कि किसी सेल में 1 से 100 तक के बीच ही अंक दर्ज हो, है ना। मतलब एक कंडीशन दे दी कि 1 से 100 के बीच ही अंक दर्ज होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए, उससे नीचे नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए एक्सेल में कौन सी सुविधा उपयोग होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन आ रहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग का, दूसरा आ रहा है डाटा वैलिडेशन का, तीसरा आ रहा है फिल्टर का, चौथा आ रहा है सॉर्ट का। तो देखिए, सॉर्ट जो काम करता है ना, वो करता है दोस्तों असेंडिंग डिसेंडिंग का। ठीक है, मतलब एक तरीके से ए टू जेड संख्याओं करना है, भाई ए टू जेड तक अंक आना चाहिए या जेड टू ए आना चाहिए। सीधी सी बात है, असेंडिंग डिसेंडिंग का काम करता है सॉर्ट। तो फिल्टर करता है, डाटा की छटनी करता है एक तरीके से। ठीक है, कि भाई ये वाला डाटा आ जाए, वो वाला डाटा है, तो ये एक तरीके से ये नहीं रुकेगा कि ये हो। ठीक है, दर्ज करने मैं चाहता हूं कि नहीं होना चाहिए, तो डाटा वैलिडेशन आएगा दोस्तों इसमें। डाटा वैलिडेशन के तहत आप ये कर सकते हो कि भाई इस सेल के अंदर 1 से 100 तक के आने चाहिए। फिर मान लो आपने 101 लिखा ना उसके अंदर, तो लिखा कि नहीं आएगा 101। ठीक है, बोलेगा कि एरर है भाई साहब। आप कितना टाइप कर सकते हो, 1 से 100 तक ही आप टाइप कर सकते हो। तो ये सुविधा कहाँ मिलेगी आपको, डाटा वैलिडेशन के अंदर मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग मतलब आप शर्तों के आधार पर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, शर्तों के आधार पर रंग भर सकते हो सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन किस किस बच्चे ने किया था, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि एक उपयोगकर्ता इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए गूगल का उपयोग करता है। ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। एक उपयोगकर्ता इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए गूगल का उपयोग करता है। तो गूगल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए गूगल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या स्प्रेडशीट है। क्या है दोस्तों गूगल जो है ना भाई साहब, क्या है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। गूगल क्या है दोस्तों, गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है दोस्तों, सर्च इंजन है गूगल एक। तो यहाँ पे लगा लीजिए टिक ए ऑप्शन पे। ठीक है, तो ये भी आपने सभी लोगों ने सही किया होगा। सर्च इंजन, यहाँ पे किन किन बच्चों ने सर्च इंजन किया था कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और किन किन बच्चों ने गलत हो गया क्वेश्चन, वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। क्लास आपको अच्छी लगेगी, ठीक है, लेकिन इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो जिनकी आरएससीआईटी के एग्जाम है। ठीक है, तो इस क्लास से बहुत बेनिफिट मिलेगा उन बच्चों को। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, पावर पॉइंट में यदि किसी ऑब्जेक्ट जैसे चित्र या टेक्स्ट को स्लाइड पर दिखाई देने, घूमने या हिलने का प्रभाव देना हो तो किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। सीधी सी बात है, मान लो यदि किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब एक स्लाइड है आपके सामने और मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये गोला एक ऑब्जेक्ट है। आप चाहते हो कि गोला घूमे, हिले, है ना, इधर उधर हो, तो उसके लिए किस सुविधा का उपयोग होगा। स्लाइड ट्रांजिशंस का, एनिमेशन का, थीम का या लेआउट का। जल्दी बताइए दोस्तों, अगर आपने पावर पॉइंट पढ़ रखा है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। तो दोस्तों यहाँ पे स्लाइड ट्रांजेक्शन क्या करता है, ये करता है जैसे एक स्लाइड है और फिर दूसरी स्लाइड है, तो उसके बीच में, स्लाइडों के बीच में जो इफेक्ट प्रदान करता है ना, वो स्लाइड ट्रांजेक्शन करता है। लेकिन अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को मूव करना है, इधर उधर करना है, तो वो करता है दोस्तों एनिमेशन। कौन करता है दोस्तों, एनिमेशन करता है। तो यहाँ पे आएगा तीसरे में बी ऑप्शन, एनिमेशन। किस किस बच्चे ने यहाँ पे एनिमेशन किया था भाई, जल्दी से बताइए मुझे। एनिमेशन आएगा यहाँ पे ना, तो ओके। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यदि किसी कंप्यूटर में रैम कम होती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर तेजी से काम करता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, कंप्यूटर धीमा हो जाता है या हार्ड डिस्क हट जाती है। अब बात आती है रैम का पूरा नाम क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे।
लेकिन उससे पहले बात करता हूं कि रैम कम होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। रैम कम होती है तो कंप्यूटर धीमा हो जाता है, बिल्कुल स्लो काम करने लग जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे रैम कम होती है तो क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर स्लो काम करने लग जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों रैम का पूरा नाम क्या होता है। वैसे मैंने काफी क्लासों में बताया आपको, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्लियर है तक का। उम्मीद करता हूं ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। ओके, और ये अस्थायी मेमोरी होती है रैम। रैम जो होती है ना वो क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। ओके, और ऐसी मेमोरी होती है, बिजली गई, बिजली जाते ही डाटा उड़ जाता है, इसमें से बिजली जाते ही डाटा उड़ जाता है, डाटा उड़ जाता है या हट जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं चौथा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, किसी एमएस वर्ड में किसी शब्द या वाक्य को खोजने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगर मान लो एमएस वर्ड में आपको किसी वाक्य को खोजने या किसी शब्द को खोजने के लिए कोई शॉर्टकट की यूज करनी हो तो किसका करेंगे, कंट्रोल एफ का करेंगे, कंट्रोल एच का करेंगे, कंट्रोल एन का करेंगे या कंट्रोल पी का करेंगे। देखिए दोस्तों, कंट्रोल पी जो होती है वो होती है दोस्तों प्रिंट करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रिंट के लिए होती है। कंट्रोल एन होती है न्यू फाइल के लिए। किसके लिए दोस्तों, न्यू फाइल के लिए। कंट्रोल एच होती है दोस्तों रिप्लेस करने के लिए, REPLECE रिप्लेस। और कंट्रोल एफ होती है दोस्तों फाइंड करने के लिए। तो क्या हो रहा है दोस्तों, खोजने की बात की जा रही है ना, खोजना मतलब फाइंड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा दोस्तों कंट्रोल एफ। तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे कंट्रोल एफ किया भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से मुझे, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही वो भी बताना, साथ में मुझे बताओ कि आपके 5 में से कितने परसेंट सही हो चुके हैं भाई अब तक। कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग, 5 में से कितने परसेंट आपके एकदम सही हो चुके हैं, जल्दी से मुझे बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा एक बार, कि यदि एक्सेल में किसी कॉलम के डेटा को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना हो तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। शायद पहले या दूसरे प्रश्न में मैंने बताया था आपको ऐसी प्रक्रिया, ठीक है। अगर आपने ध्यान से क्लास देखी हो तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको भाई। यदि एक्सेल में किसी कॉलम के डेटा को, यदि एक्सेल में, ध्यान से देखिएगा, यदि एक्सेल में किसी कॉलम के डेटा को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, मतलब एक तरीके से छोटे से बड़ा मान ले कि भाई जैसे मान लो A to Z में आपको करना है, A to Z में, मतलब पहले A वाले के साथ जाए फिर Z वाले, या फिर गिनती की बात की जाए तो ऐसे किया जाए जैसे कि मान लो पहले 1 नंबर फिर 2 नंबर फिर 3, छोटे से बड़े क्रम में, है ना। छोटे से बड़े में तो क्या करेंगे आप, उसके लिए फिल्टर करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे या मर्जिंग करेंगे। तो मर्जिंग में नहीं होगा, फॉर्मेटिंग में नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, सॉर्टिंग होगा। बी ऑप्शन पे लगा लो, ठीक है, यहाँ पे सॉर्टिंग। ओके, तो किन किन बच्चों का यहाँ पे सॉर्टिंग होगा, क्योंकि सॉर्टिंग आरोही अवरोही या बोले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब जमाता है मैटर को, ठीक है। तो सॉर्टिंग की जाएगी यहाँ पे। छठे में आएगा दोस्तों सॉर्टिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी ने सॉर्टिंग किया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे, ई कॉमर्स का सबसे सही उदाहरण कौन सा है। ई कॉमर्स का सबसे सही उदाहरण कौन सा है। अमेजन से ऑनलाइन खरीदारी करना, वर्ड में टाइपिंग करना, एक्सेल में गणना करना या पेंट में ड्राइंग करना। ई कॉमर्स से क्या कर सकते हैं हम, ध्यान देना, ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है एक तरीके से, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, मतलब आप खरीद सकते हो कोई सामान, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अमेजन से ऑनलाइन खरीदारी। ओके, ए ऑप्शन इजी प्रश्न है भाई, ध्यान रखना ये तो, ठीक है। इजी प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं आपके वैसे एग्जाम में। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट में यदि आप सभी स्लाइड को एक जैसा डिजाइन और फॉन्ट लागू करना चाहते हैं तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे। पावर पॉइंट में यदि आप स्लाइड में एक जैसा डिजाइन और फॉन्ट लागू करना चाहते हैं तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे। स्लाइड मास्टर का, स्लाइड लेआउट का, स्लाइड सॉर्टर का या स्लाइड शो का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट भी आप इसको बोल सकते हो, ऐसा प्रश्न जरूर आता है आपके एक, ठीक है। ये पावर पॉइंट में यदि आप सभी स्लाइड को एक जैसा डिजाइन या फॉन्ट लागू करना चाहते हैं तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग। तो इसके लिए करेंगे दोस्तों स्लाइड मास्टर का। किसका करेंगे भाई, स्लाइड मास्टर करेंगे, ए ऑप्शन लगा लो, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड मास्टर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 90वें प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का वह उपकरण जो कागज पर आउटपुट देता है क्या कहलाता है दोस्तों। कागज पर आउटपुट देता है, ध्यान से देखिएगा, कागज पर आउटपुट देता है। स्कैनर,
मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर। अब आप बोलेंगे कि मैं तो आउटपुट जानता हूं, आउटपुट कौन कौन से होते हैं, तो भाई साहब ये तो स्कैनर तो क्या होता है आपका इनपुट होता है, ध्यान देना बात को मेरे को। मॉनिटर क्या होता है आपके आउटपुट होता है, प्रिंटर भी क्या होता है दोस्तों आउटपुट होता है, और स्पीकर भी क्या होता है दोस्तों आउटपुट होता है एक तरीके से, ठीक है। अब बात की जाए तो स्पीकर क्या देता है भाई, स्पीकर क्या करता है आपके, मैं बता रहा हूँ एक चीज आपको ढंग से देखना। स्पीकर करता है दोस्तों आपके ध्वनि आउटपुट करता है, ठीक है। किसको आउटपुट करता है दोस्तों, ध्वनि को आउटपुट करता है ये, ठीक है। प्रिंटर क्या करता है, उससे पहले बात देता हूं, स्कैनर तो एक तरीके से इनपुट है तो इसकी तो बात ही नहीं की जाएगी। मॉनिटर भी आउटपुट है, लेकिन ये क्या करता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट करता है, ये सॉफ्ट कॉपी है ना, एक तरीके से आप पढ़ सकते हैं बस इसमें, है ना। मॉनिटर में आउटपुट देता है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते आप, ठीक है, सिर्फ पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कागज पर नहीं देता है वो, है ना, एक सॉफ्ट फाइल में देता है। प्रिंटर क्या करता है भाई, जैसे मान लो आपने एडमिट कार्ड निकलवाया अपना, ठीक है, या जो आपका RSAT का एडमिट कार्ड निकलेगा वो किस पे होगा दोस्तों, कागज पर ही होगा ना, और कागज पर आपके नाम वगैरह छपे मिलेंगे आपको, तो ये काम कौन करता है भाई साहब, प्रिंटर करता है। कौन करता है भाई, प्रिंटर करता है। तो किन किन बच्चों ने प्रिंटर दे दिया था, इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, प्रिंटर होगा, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, कागज पर आउटपुट देता है, कागज पर, ठीक है। सवाल ऐसे घुमा के दिया जा सकता है, लेकिन आपको गलत नहीं करके आना है, ठीक है। तो प्रिंटर क्या करता है दोस्तों, कागज पर क्या देता है, आउटपुट देता है। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सेल के एक या दो फॉर्मूले आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो 10वां प्रश्न है, काउंट A1 से A10 क्या करेगा। एक्सेल में काउंट A1 से A10 क्या करेगा, टेक्स्ट गिनेगा, संख्याएं गिनेगा, औसत निकालेगा या जोड़ करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें हम जोड़ करने की, तो ये करता है भाई साहब सम का फॉर्मूला, ठीक है। औसत निकालने करता है दोस्तों AVERAGE, एवरेज का फॉर्मूला करता है। संख्याएं गिनेगा, ओनली संख्याएं गिनेगा, ओनली, है ना, तो ये गिनेगा कौन दोस्तों, काउंट का फंक्शन। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। जो काउंट का फंक्शन है वो क्या करेगा दोस्तों, A1 से A10 तक, ये रेंज है ध्यान रखना, A1 से A10 लिख रखा है ना सामने आपके, A1 से A10, इसका मतलब है दोस्तों A1 से A10 तक, इसका मतलब ये हो गया इसमें ना। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताइए 10 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं, 10/10 किस किस बच्चे के सही हो चुके हैं इस क्लास में से भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि किसी ईमेल में कई लोगों को एक साथ संदेश भेजना हो तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे। बताइए दोस्तों, यदि किसी ईमेल में कई लोगों को एक साथ संदेश भेजना हो तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे, ठीक है। बताइए दोस्तों किसका करेंगे, किसका करेंगे भाई। अगर आपको एक साथ किसी ईमेल को कई लोगों को एक साथ भेजना हो तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे टू का, CC का, BCC का या उपरोक्त सभी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए, अगर हमको एक साथ कई लोगों को मेल भेजना है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हटा देता हूँ 1 मिनट, क्योंकि ये ऑप्शन गलत माना जाएगा नहीं। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, CC का भी उपयोग किया जाता है, BCC का भी किया जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि CC से भी हम कर सकते हैं और BCC भी कर सकते हैं। यहाँ पे CC की जो बात की जाए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों, कार्बन कॉपी होता है। और BCC का मतलब होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इससे भी हम कई लोगों को एक साथ संदेश भेज सकते हैं, इसको भी हम कई लोगों को एक साथ संदेश भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CC और BCC कर लीजिएगा, 2 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि 2 से हम सिर्फ एक ईमेल से एक व्यक्ति को भेज सकते हैं, 2 से, तो है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां है, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, URL, HTML, CPU या RAM, क्या कहलाता है भाई। दोस्तों यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का पता कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। ए ऑप्शन में लगा लो टिक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL, ओके। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है। कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर या ब्राउजर। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो लोड होता है वो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है,
बी ऑप्शन लगा लो, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ठीक है। 13% पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया उन बच्चों के पास में जिनकी RSCIT की एग्जाम है, तो अभी कर दीजिएगा। साथ में आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे, ठीक है। और हमारी जो क्लास रहेगी वो डेली रहेगी दोस्तों 6:15 पर, ठीक है। 6:15 पर आपको क्लास मिल जाएगी। तो अगर आपने इसको मिस किया तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक्सेल में किसी डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग की जाती है। एक्सेल में किसी डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग की जाती है। अब यहाँ पे हल्का सा ये मिसप्रिंट हो रहा है, मैं इसको वापस से सेम कलर में कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे। ओके, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक्सेल में किसी डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए, किसके रूप में, ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग की जाती है। टेबल, चार्ट, सेल या सीट। तो देखिए दोस्तों, ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए, चार्ट यहाँ का उपयोग करेंगे हम। बी ऑप्शन इज राइट। इजी प्रश्न की गिनती में आएगा ये भी एकदम, ठीक है। चार्ट यहाँ पे उपयोग करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे, एस्केप, कंट्रोल, एंटर या अल्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर पॉइंट में स्लाइड शो समाप्त करने के लिए हम प्रेस करेंगे एस्केप जी। कौन सी दोस्तों, एस्केप करेंगे। ए ऑप्शन इज राइट, एस्केप। ओके, 15वें में आएगा ए ऑप्शन। तो मुझे बताइए 15 में से आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। 15 में से 15 किस किस बच्चे के सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, रैम, कैश, रजिस्टर या रोम। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। तो बात करें यहाँ पे सिर्फ स्थायी की पूछी जा रही है, तो रैम क्या होती है दोस्तों, अस्थायी मेमोरी होती है। कैश भी क्या होती है दोस्तों, अस्थायी मेमोरी होती है आपकी। रजिस्टर भी क्या होती है दोस्तों, अस्थायी मेमोरी होती है। लेकिन बात करें रोम की, तो यहाँ पे ये होती है दोस्तों स्थायी मेमोरी, जिसका पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है इसका पूरा नाम। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 16वें में आपने डी ऑप्शन टिक कर दिया होगा भाई, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है। एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है भाई, जोड़ करने के लिए, औसत निकालने के लिए, शर्त के आधार पर परिणाम देने के लिए या गिनती करने के लिए, ठीक है। जोड़ करने के लिए तो भाई साहब किया जाता है सम का फंक्शन। एवरेज के लिए किया जाता है EVERAGE एवरेज का। और यहाँ पे शर्त के आधार पर परिणाम देने के लिए किया जाता है दोस्तों इफ का फंक्शन। और गिनती करने के लिए किया जाता है दोस्तों काउंट का फंक्शन। किसका दोस्तों, काउंट का किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। शर्त के आधार पर परिणाम देने के लिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, इफ का करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है, गूगल ड्राइव है, नोटपैड है, पेंट है या कैलकुलेटर है। बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण। तो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज होती क्या है दोस्तों, देखो इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट पर, है ना, इंटरनेट के माध्यम से नहीं, इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना, ठीक है। जो भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो इंटरनेट पे, जिसे आप कहीं भी से भी एक्सेस कर सकते हो फिर इंटरनेट के द्वारा, उसे हम क्लाउड स्टोरेज बोलेंगे। और उसका एक एग्जांपल है गूगल ड्राइव। क्या है दोस्तों, गूगल ड्राइव है। ये ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। गूगल ड्राइव आपको 15 GB तक डाटा स्टोर करने की फ्री सुविधा देता है, मतलब फ्री देता है एक तरीके से 15 GB तक आपको डाटा सेव करने के लिए, ठीक है। ओके, इसके आगे अगर आपको डाटा सेव करना है तो फिर आपको इसको परचेज करना पड़ता है भाई, ठीक है। अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है, इंसर्ट, न्यू स्लाइड, एड स्लाइड या स्लाइड इंसर्ट। तो यहाँ पे आएगा न्यू स्लाइड के लिए न्यू स्लाइड ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है। नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की होती है नई स्लाइड की कंट्रोल के साथ में एम। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में एम होती है, इंपॉर्टेंट है
याद कर लेना, ठीक है। और एक होती है दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड। कौन सी दोस्तों? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए हम क्या करेंगे? डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर किसी बच्चे को आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। अभी डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है भाई? डुप्लीकेट की होती है कंट्रोल के साथ में डी। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में डी होती है डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की। तो किस किस बच्चे को यहाँ पे आता था कि भाई डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल डी होती है। और नई स्लाइड की जो शॉर्टकट की होती है ना भाई, वो होती है एक तरीके से कंट्रोल एम होती है। क्या होती है भाई? कंट्रोल एम होती है न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की। ओके, पावर पॉइंट के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क या वायरलेस एरिया नेटवर्क? क्या होता है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में जो वैन का पूरा नाम है ना भाई साहब, वो है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है। लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक, ए ऑप्शन यहाँ पे होगा राइट, वाइड एरिया नेटवर्क। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 20 में से आपका स्कोर 20 हो चुका होगा एकदम, मतलब 20/20 आपका स्कोर आ चुका होगा दोस्तों इस क्लास के अंदर, ठीक है। किन किन बच्चों का आ गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। अब 5% और बच्चे हैं, बस ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा 5% पढ़ने में मैं, और मैं चाहता हूं कि 5 में से 5 आपके अब सही होनी चाहिए, ठीक है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल बी है, कंट्रोल आई है, कंट्रोल यू है या कंट्रोल पी है? बात की जा रही दोस्तों इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल पी होती है भाई साहब प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल यू होता है दोस्तों अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल आई होता है दोस्तों इटैलिक करने के लिए, ITALIC। और कंट्रोल बी होता है दोस्तों बोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? पूछा गया था इटैलिक करने के लिए, तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल आई। क्या आएगा दोस्तों? कंट्रोल के साथ में आई प्रेस करेंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कंट्रोल आई आपने सभी ने कर दिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है एक्सेल में किसी सेल की सामग्री संपादित करने के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है? मतलब एक तरीके से अगर कोई सेल है भाई और सेल के अंदर कोई डाटा है, जैसे राम लिख दिया मैंने सेल के अंदर, और राम में कुछ एडिट करना है मुझे अब, ठीक है। लिख करके नीचे आ गया, मैं चाहता हूँ राम में कुछ एडिट करना, ठीक है। जो राम लिखा है उसके अंदर एडिट करना, संपादित करना, तो मैं कौन सी की प्रेस करूंगा? F1 प्रेस करूंगा, F3 प्रेस करूंगा, F4 करूंगा या F2 प्रेस करूंगा? बताइए दोस्तों कौन सी की मुझे प्रेस करनी चाहिए उसके लिए। ये क्वेश्चन PYQS मान सकते हो क्योंकि पिछली एग्जाम में आ चुका है दोस्तों ये, ठीक है। PYQS आप मान सकते हो इसको क्योंकि पिछली एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया था सेम तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों, हम उसके लिए करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा भाई? F के साथ में 2 प्रेस करना पड़ेगा, F2, सॉरी F के साथ नहीं, F2 जो फंक्शन की है ना भाई वो प्रेस करनी पड़ेगी, सॉरी F2 क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? फंक्शन की यहाँ पे प्रेस करनी पड़ेगी। डी ऑप्शन इज राइट, ओके, F2 फंक्शन की, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, केवल गेम बनाना, या केवल बैंकिंग करना, केवल शिक्षा देना? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ई गवर्नेंस का जो उद्देश्य है ना वो है दोस्तों सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज की 24वें प्रश्न की ओर। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, साथ में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। यदि किसी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपकरण उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यदि किसी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपकरण उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर या स्पीकर? जल्दी बताइएगा दोस्तों क्या कहते हैं भाई? मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर या स्पीकर? दोस्तों किसी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपकरण उपयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं दोस्तों मॉडेम। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडेम। और मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है भाई? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है मॉडेम का पूरा नाम? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है जब आप किसी
वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, जब आप किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो वह आईपी एड्रेस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कार्य कौन कौन करता है? जब आप किसी वेबसाइट पर नाम टाइप करते हैं तो वह आईपी एड्रेस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह कौन कार्य करता है या कौन करता है? HTTP करता है, DNS करता है, FTP करता है या SMTP करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा या कौन सा ऑप्शन आंसर होगा इसका। यहाँ पे बात करें दोस्तों आईपी एड्रेस को परिवर्तित कौन करता है, तो DNS करता है। कौन करता है दोस्तों? DNS करता है। DNS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डोमेन, है ना, डोमेन नेम सिस्टम होता है पूरा नाम इसका, SYSTEM, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। HTTP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, प्रोटोकॉल, राइटिंग समझ लेना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का पूरा नाम होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर, TRANSFER प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ओके। और SMTP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये 25 के 25% आपके सही हुए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद मुझे ये भी है कि आपने उन बच्चों के पास शेयर कर दिया होगा जिनकी RSCT के एग्जाम है, साथ में आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है। तो रोज मेरी क्लास आएगी 6:15 पर आएगी, ठीक है। तो आप वेट कीजिएगा और डेली क्लास लीजिएगा आप, ठीक है। तो कैसे लगी आपकी आज की ये क्लास और कैसी लगी आपको आज की ये क्लास, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके एकदम सही हो चुके हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में, एक और बेटर क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। आपके 35% आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, तो सारे पर्सन आप करके आना एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।